अनुमापन, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, अनुमापन 11th और 12th में जो रसायन होता है उसमें प्रैक्टिकल का विषय भी है जो कि हम प्रयोग में कराते हैं। तो होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं क्या होता है अनुमापन। देखिए अनुमापन, सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुमापन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अनुमापन की परिभाषा ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। होता क्या है कि हमको जब अनुमापन करना होता है तो हमको ऐसे दो विलयन की जरूरत पड़ती है जो विपरीत गुण वाले, या फिर ऐसे हम बात कर सकते हैं कि हमको दो ऐसे विलयन चाहिए होते हैं जो कि आपस में किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हो, तभी यह अनुमापन संभव हो पाता है। तो आज मैं जो आपको अनुमापन दिखाने जा रहा हूं वो अम्ल क्षार अनुमापन है। तो आप सभी जानते होंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सैंपल के रूप में अम्ल और क्षार लिया है और इसमें हम जो है इस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। मैं आपको डिटेल दिखाते जा रहा हूँ। तो अम्ल और क्षार का जो अनुमापन है उसको समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक रिएक्शन को ये देखना है कि जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, तो आइए देखिए यहाँ पे बोर्ड में जैसे मैंने लिख रखा है कि अम्ल और क्षार, ये बहुत कॉमन सा चीज है जो सारे लोग जानते होंगे। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उससे बनता है लवण और जल। देखिए यहाँ पे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये दोनों विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं। अम्ल जो है वो क्षार को खत्म करता है, क्षार अम्ल को खत्म करता है, और दोनों जो है एक दूसरे को खत्म करने के बाद बनाते हैं लवण और जल। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो अम्ल और क्षार हमने लिया है, जो हम इस प्रैक्टिकल में अम्ल और क्षार लेंगे, तो जैसा कि हमको पता है कि अलग अलग द्रवों में अलग अलग द्रवों की सांद्रता या उनकी क्षमता अलग अलग होती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई प्रबल अम्ल है, कोई दुर्बल अम्ल है। इस तरीके से यहाँ पर जो अम्ल है उसकी पावर या उसको पावर एनर्जी, उसकी क्षमता या उसकी कैपेसिटी जो होती है, अम्ल की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसको हम उसकी सांद्रता से बताते हैं। और सांद्रता जो है हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं सांद्रता को बताने के लिए। जैसे यहाँ पर हम इसको नार्मलता से बता सकते हैं या फिर हम इसको मोलरता से भी बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से क्षार की भी अपनी पावर क्षमता होती है जिसको हम उसकी सांद्रता से बताते हैं। तो सांद्रता को हम नार्मलता या मोलरता से, सेम जैसे कि हमने अम्ल को शो किया इस तरीके से हम क्षार की सांद्रता या पावर को भी इस तरीके से शो करते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि दोनों की क्षमता या दोनों का पावर सेम है या दोनों का क्षमता अलग अलग है, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ पर अम्ल और क्षार जो हमने लिया है, तो हम ले लिया होंगे, जिसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो वहां पर जो हमने क्षार लिया है उसकी जो क्षमता या उसकी जो सांद्रता है वो N/20 की है। यहाँ पे N जो है नार्मलता होता है। अब नार्मलता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलयन पदार्थ के ग्राम मूल्यांकों की संख्या को हम उसकी नार्मलता कहते हैं। N/20, N/20 मतलब होता है कि हमने एक N का सॉल्यूशन को हम 20 भागों में बांट देते हैं। तो N/20 इसकी सांद्रता है क्षार की। ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं क्षार लूंगा उसकी सांद्रता या उसकी कैपेसिटी या उसका पावर जो है N/20 का होगा। अच्छा, उसका जो आयतन मैं लूंगा वो 25 ml होगा। तो ये जो 25 ml आयतन होगा ये मैं पिपेट से मेजर करने वाला हूँ। ये जो पिपेट से मेजर करने वाला हूँ। ये पिपेट आप देख सकते हैं, ये जो पिपेट है इसमें यहाँ पर मार्क लिखा हुआ है, शायद आप लोग देख पाए, लेकिन 25 ml का ये इसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो क्षार लूंगा उसकी क्षमता या उसका पावर, उसकी सांद्रता N/20 की है, जबकि उसका आयतन जो है मैं 25 ml लूंगा। दूसरी बात आती है अम्ल में। तो दूसरे अगर हम अम्ल में आते हैं तो हम देखते हैं कि अम्ल की नार्मलता हमको पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुमापन जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसका ये परिभाषा यही है कि हम एक की सांद्रता जानते हैं और उसके थ्रू हम दूसरे की सांद्रता को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर अम्ल की सांद्रता हमको अभी आप जैसा मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर ज्ञात करनी है, और उसका जो आयतन होगा वो मैं पिपेट से जान जाऊंगा। मैं आपको सारे चीज दिखाता हूँ, पिपेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है। तो उसके आयतन को मैं यहाँ से निकाल लूंगा पिपेट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीजों के बीच में क्रिया करवाएंगे और जो भी इसके लिए जो एपरेटस होंगे वो सारे चीज मैं आपको बताते हुए सारा चीज आपको शो करने वाला हूँ।
इस अनुमापन वाले प्रैक्टिकल को करने के लिए जो हमने सामान लिया है वो सारा कुछ एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो हमने लिया है इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये आप जैसे देख पा रहे हैं 2 कोनिकल फ्लास्क है और इन 2 कोनिकल फ्लास्क में मैंने अलग अलग पदार्थ लिए हैं। इस पर मैं लेबलिंग नहीं कर पाया हूं, परंतु आप देखिएगा कि मेरे जो बाएं हाथ की तरफ ये वाला जो हाथ है इधर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। आप सभी को पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, तो ये मैंने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। और यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मेरे दाएं हाथ की तरफ है, मैं इसको स्पष्ट इस तरीके से रखता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए मैंने अपने बाएं हाथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और दाएं हाथ में मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है। मैं एक निश्चित मात्रा में आयतन को नापने के लिए कितना ml मैंने लिया है, ये सब कुछ को जो मेजर करने के लिए मैं जो चीज यूज कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक चीज और आता है, ये जो है इसको कहते हैं पिपेट। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये 25 ml का है। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे 25 स्पष्ट लिखा हुआ है, 25 ml का। तो ये जो पिपेट है जिससे मैं 25 ml जो है द्रव इसमें से अच्छे से मेजर कर सकता हूं। जो ml मेजर करने के लिए जो दूसरा यंत्र मैंने लिया है, दूसरा जो एपरेटस लिया हुआ है वो है ब्यूरेट। देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्यूरेट मैंने ये लिया हुआ है। और ये ब्यूरेट अभी जो मेरे पास ब्यूरेट है इसमें 50 ml का जो है मार्किंग है। इससे भी मैं जान सकता हूं कि मैंने किसी द्रव को कितना ml यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे 50 ml का है। ये जो है इस तरीके से इसमें से हम जब कोई द्रव निकालते हैं तो यहाँ पे आपको मेजर हो जाता है कि कितना ml हमने यहाँ पे उस द्रव को यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे जो यंत्रों का जो है मैंने आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद तीसरी जो चीज होती है वो होता है सूचक। तो देखिए यहाँ पे जो सूचक मैंने लिया है जिसको मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज नाम का जो सूचक है। अच्छा, इस सूचक जो होता है अम्ल क्षार के मामले में सूचक उनको कहते हैं जो अपना रंग बदल के, गंध बदल के ये बताते हैं कि आपने अम्ल रखा है या क्षार रखा है। तो यहाँ पे जो सूचक मैंने लिया है वो मेथिल ऑरेंज है। तो देखिए मैं आपको मेथिल ऑरेंज के बारे में बताता हूं कि जब ये मेथिल ऑरेंज क्षार में जाता है, ध्यान से सुनेंगे, मेथिल ऑरेंज जब क्षार में हम इसको डालते हैं तो इसका कलर येलो कलर का होता है ना। परंतु जब ये अम्ल में जाता है तो ये लाल कलर का हो जाता है। ये इसकी खास बात होती है जिससे ये पता लगा सकते हैं कि हम अम्ल में हैं या हम क्षार में हैं, कि इसके रंग को देखकर हम ये बता सकते हैं। तो ये जो है मेथिल ऑरेंज नाम का सूचक है। इसके जगह पे हम फिनोक्सिलिन नाम का सूचक भी ले सकते हैं, लेकिन फिनोक्सिलिन का जो वर्किंग है वो जस्ट उल्टा होता है। फिनोक्सिलिन जो है क्षार में लाल रंग देता है और अम्ल में उसका रंग पीला होता है। तो ये प्रैक्टिकल अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो पिपेट लिया है जिसको मैंने पहले भी बता दिया था 25 ml का है, इसमें से मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को 25 ml इसमें लूंगा। तो क्या है कि पिपेट में मुंह से खींच के लिया जाता है, देखिए, और यहाँ पर एक छल्ला बना होता है, वहां तक लाके हम इसको रोक देते हैं जिससे 25 ml इसमें उनको इकट्ठा हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसको। देखिए यहां पर एक छल्ला बना हुआ है, जहां तक मैं इसको ये मैंने 25 ml ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए मैं इसको ये कोनिकल फ्लास्क में इस तरीके से अच्छे से रख देता हूं। इसको गिराते समय फूटना नहीं है, जैसा है वैसे जाने देना है। ठीक है, ये 25 ml मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, वैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि 25 ml मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके कोनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब इसमें मैं मिला देता हूं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेथिल ऑरेंज जो है वो क्षार में कलर येलो कलर देगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ले लेता हूं और इसको मात्र 1 या 2 बूंद हम इसमें मिलाएंगे। ये हमने इसमें 1 बूंद क्या मिला दिया, मेथिल ऑरेंज मिला दिया। अब
ये मिलाने के बाद देखिए दूसरा क्या होता है, हम ब्यूरेट में जो है हम HCl ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने पहले से कुछ भरा हुआ है, लेकिन मैं फिर से इसको आपको भर के दिखाता हूँ। ये HCl जो है मैं ब्यूरेट में फिर से भर देता हूँ। इसको मैंने काफी ऊपर इसको लिया है, क्योंकि मैं इसको गिरा के 50 ml तक में मैं इसको आराम से सेट कर सकता हूं। तो देखिए मैं ये कर रहा हूं, ये हो गया और बिल्कुल सीधा रखना है इसको। ये 50 ml मैंने HCl ले लिया, ठीक है। अब इसको ब्यूरेट स्टैंड पे लगा देता हूं। देखिए आपको ध्यान से देखना है कि इधर मैंने अम्ल लिया हुआ है और नीचे में मैंने क्षार लिया हुआ है। क्षार में मैंने सूचक मिला दिया है आपका मेथिल ऑरेंज। अब हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे जैसे हम ये अम्ल गिराएंगे इसमें जो क्षार है वो कटता जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी इसमें जो क्षार है वो इस अम्ल के आने से खत्म होता जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं खत्म किस तरीके से हो रहा है। इसको बूंद बूंद गिराते हुए हम बार बार सेक करेंगे, दोनों की बीच क्रिया होगी, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जो है, चूंकि वीडियो के नाम से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं और बाकी बहुत आराम से करना होता है। इसमें कि बूंद गिरा के आप देखते हैं कि कहां पर कलर चेंज हो रहा है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा कलर चेंज ना हो जाए, सिर्फ कलर चेंज होता है बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपको ये बूंद बूंद में पता चलेगा कि कलर कहां पर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरे केस में मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक दो बूंद ज्यादा पड़ गया, तो ये जो है कलर चेंज हो गया। अब इस कलर चेंज होने का मतलब सुनिए, कलर चेंज होने का मतलब ये है कि अम्ल जो आपने गिराया वो अम्ल जो हमने पहले छाप लिया था उसको पूरा का पूरा खत्म कर चुका है, न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब इसमें ये जो बीकर पॉलिकल फ्लास्क आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ अब अम्ल ही आ रहा है। तो जब यहाँ का क्षार अम्ल द्वारा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है उस समय ये कलर चेंज होने लगता है, जिससे हम क्या जान पाते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि इसमें लिया गया जो 25 ml हमारा जो क्षार था वो उसको खत्म करने के लिए हमको कितने अम्ल की आवश्यकता हुई। देखिए यहां पर जैसे कि इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि हमको अम्ल की जो आवश्यकता थी वो लगभग 5.5 ml हमको अम्ल यहां पर जरूरत पड़ा। देखिए 5.5 ml मैं जो बता रहा हूं वो मेरे सिर्फ एक बार किया हुआ प्रैक्टिकल है। इसको हम 3 बार रिपीट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या 5.5 में ही आ रहा है, क्या 5.5 में ही आ रहा है। इसको हमको क्लियर करने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल को 3 बार रिपीट करना होता है। तो जैसे मैंने देख लिया कि अम्ल का जो हमको वॉल्यूम लगा, अम्ल की जो मात्रा लगी वो कितनी में थी 5.5 ml। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। क्षार का मेरे को पता था इसकी सांद्रता N/20 है, ठीक है। ये जो क्षार मैंने लिया था इसकी सांद्रता N/20 की थी और उसका मैंने 25 ml लिया था, पिपेट से आपने देखा है। और अम्ल जो है मेरे को यूज हुआ है 5.5 ml। देखिए ध्यान से देखिए आयतन में मैं 5.5 ml मेरे को अम्ल की जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 डाटा आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा 3 हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं। पहली बात तो हमको क्षार की सांद्रता पता थी, देखिए मैं जा रहा हूं। दूसरा उसका वॉल्यूम पता था, ठीक है। तीसरा डाटा हमारे पास जो है अम्ल का आयतन हमको पता है। चौथा डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अम्ल की नार्मलता कितनी, वो हमको पता करना है। तो ये जो डाटा है ये डाटा अभी तक हमारे पास अज्ञात है, जो कि हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें अगर हमारे पास 3 डाटा है तो हम चौथे डाटा को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 डाटा है, चौथा डाटा हमको ज्ञात करना है। इसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं नार्मलता सूत्र कहलाता है। देखिएगा ध्यान से, इसके लिए फार्मूला लगाते हैं N1V1 N2V2। देखिए ये फार्मूला हम लगाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं फार्मूले में 4 जो चीजें हैं और 4 चीजों में से कोई 3 चीज ज्ञात हो तो आप चौथी चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, यहां पर जो हमने फार्मूला लगाया है तो ये फार्मूला ये किसी एक पदार्थ के लिए, वो किसी एक पदार्थ के लिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम इधर क्षार का जानकारी हम इधर डालेंगे, इधर हम अम्ल की जानकारी रखेंगे,
ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं, मैंने मिटाया नहीं है, आप यहां से सारा जानकारी मैं रखते जा रहा हूं, आप देखते रहेगा। अच्छा, क्षार का जो है नॉर्मल था, क्षार की नॉर्मल का जो n/20 है, उसको जब हम मैथमेटिक्स में पुट करते हैं तो 1/20 लिखते हैं। उसका वॉल्यूम जो है 25 ml है, तो 25 ml मैंने रख दिया, ठीक है। और यहां पर इक्वल करके वॉल्यूम 1 अम्ल से रिलेटेड है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें ब्यूरेट में 5.5 ml दिया था, जो कि अम्ल का वॉल्यूम है, ठीक है, हमारा यहां पर 5.5 आ जाता है। N1, अब यही पर ध्यान देने लायक बात है, यही वो N1 है, यही वो N1 है जो हमको यहाँ पर याद नहीं है, जिसको हमको याद करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये पूरा एक गणित के रूप में आ चुका है, फार्मूले के रूप में, तो हम N1 आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे N1, ध्यान से सुनेंगे, N1 जो है वो अम्ल की नॉर्मलता है, जो हम याद करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/20 × 25 डिवाइडेड बाय 5.5, और ये करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ पर अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कर पाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज आए हैं उसको अगर हम काटते हैं, इस तरीके से हम आगे ले जाते हैं, तो 1/4.4 आता है, और 1/4.4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.227 आता है। ध्यान देंगे, ये फिर से बता रहा हूं आप लोग को, जो 0.227 आया है, ये जो हमने अम्ल लिया था, जो ब्यूरेट में अम्ल लिया था, उसकी नॉर्मलता हमको पकड़ में आ रही है। अच्छा, हम नॉर्मलता जानने के बाद में एक फार्मूला लगाते हैं कि ये तो नॉर्मलता हमने निकाल लिया, नॉर्मलता निकालने के बाद हम सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में भी बता सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू तुल्यांकी भार नॉर्मलता। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अगर हम 1 लीटर HCl लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर 1 लीटर HCl लेते तो उसमें कितना ग्राम HCl खुला होगा, इस फार्मूले से वो भी जाना जा सकता है। तो ये कैसे जान सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा यूज है, देखिए इसको हम ऐसे तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को HCl के लिए लगा रहे हैं, तो ग्राम प्रति लीटर में HCl की सांद्रता अगर हमको निकालनी है तो हम HCl का तुल्यांकी भार लेंगे। HCl का तुल्यांकी भार होता है 36.5 होता है, ठीक है, 36.5 होता है, और उसकी नॉर्मलता हमारे प्रैक्टिकल में ये निकली है 0.227, तो हम यहां से इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जान जाएंगे। जो भी आंसर आएगा वो ग्राम प्रति लीटर में HCl की सांद्रता होगी। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा कि अनुमापन होता क्या है और अनुमापन में हम करते क्या है।